नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद किस तरीके से पहचानेंगे, सभी शॉर्ट ट्रिक के अनुसार आज हम समझेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा जो होता है वो संज्ञा को नाम भी कहते हैं, यानी कोई भी शब्द है उसका जो पहचान है वो संज्ञा के अनुसार होती है। और दूसरी परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है, यानी जो उसकी पहचान होती है, यानी जो शब्द जिससे पहचाना जाता है वह संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखते हैं संज्ञा के कुछ प्रकार। देखिएगा, नंबर 1, व्युत्पत्ति के आधार पर। जो व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति हुई है शब्दों की, उनके आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जो शब्द उत्पत्ति के आधार पर भी 3 होते हैं और संज्ञा भी 3 होती है। नंबर 1, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो महत्वपूर्ण होती है, जो संज्ञा मानी जाती है, वह अर्थ के आधार पर संज्ञा मानी जाती है, जो होती है हमारी 5 प्रकार की, जिनमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हम इन्हीं 5 संज्ञाओं के बारे में जानेंगे शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। देखते हैं, पहले हम दोनों संज्ञाओं को समझ लेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के अनुसार किस तरीके से संज्ञा पहचानेंगे, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, वो देखते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, यानी कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो या कोई वस्तु हो, उसके बारे में जो बताती है वह होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम, गंगा, पटना आदि। इस तरीके से ये होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरी संज्ञा देख लेते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी जाति यानी समूह का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम ये प्रश्न उठता है कि कोई भी शब्द है उसमें हम जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे। उसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, अगर कहीं पर भी एक वस्तु के बारे में बात की जा रही है तो वह हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर वह एक से अधिक के बारे में बात की जा रही है तो वह हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। अब देखिएगा कैसे। जैसे कि हमने बोला गंगा, आपको पता है सिर्फ गंगा नदी है और वो गंगा सिर्फ एक है, तो यानी वह हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हमने बोला नदी, नदी क्योंकि गंगा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, सतलुज भी हो सकती है, कावेरी भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है, तो वो हमारी हो गई जातिवाचक संज्ञा में। यानी आपको बात ये समझ में आ गई होगी, अगर कोई भी वस्तु एक है यानी एक का बोध कराती है तो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर एक से अधिक का बोध कराती है तो हमारी वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि दूसरा उदाहरण ले लीजिएगा, हमने बोला कि महापुरुष है कोई, तो उसमें महापुरुष में महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने पर्टिकुलर बोला गांधी जी हमने बोला, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी हमने बोला तो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर रहा है महात्मा गांधी जी को, तो वहाँ वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा एक और उदाहरण ले लीजिएगा, जैसे हमने बोली कार, तो कार तो आजकल मार्केट में दुनिया भर की हैं, तो कार क्योंकि एक से अधिक का बोध करा रही है तो वो हमारी जातिवाचक हो गई। अगर हमने बोला सेंट्रो, तो आपको पता है सेंट्रो सिर्फ एक ही है जो ह्युंडई की है, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे,
यानी कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये है कि कोई भी वस्तु एक को दर्शाती है वह वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और एक से अधिक को दर्शाती है तो वहाँ वह जातिवाचक संज्ञा होगी। बस यही बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं आगे संज्ञा का तीसरा प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक यानी आपको शब्द से ही पता चल रहा है, और परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री पदार्थ का बोध होता है। यानी आपने कभी साइंस पढ़ी हो तो उसमें लिखते हैं जो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वही परिभाषा आपको याद रखनी है। यानी जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण आता है, यानी तीनों ही मिलके आती हैं। जैसे कि ठोस पदार्थ में आप देख लीजिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ठीक है। और जैसे कि तेल, पानी, घी, दही, दूध, ये सारे जितने भी होंगे वो यानी जो मटेरियल होगा वो सारा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। यह आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा दोबारा बता रहा हूँ, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, हीरा, ये सारे उसमें आएंगे। और दूसरा जो तेल, पानी, घी, दूध, दही, छाछ, मट्ठा, ये जितना भी होगा वो हमारे सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आगे देखते हैं हमारी चौथी संज्ञा, समूह संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी ग्रुप के बारे में बात की जाएगी। यानी समूहवाचक उसे बोलते हैं कि आदमी जो उसका जो शब्द जो होगा वो तो एक शब्द होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई रहेंगी, वहाँ होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। देखिएगा कैसे कि जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय का वाचक होता है, वहाँ होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। टीम, हमने बोला टीम, तो टीम तो शब्द तो एक है, लेकिन उसमें टीम में 11 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, किसी में 9 खिलाड़ी भी होते हैं, किसी में 7 खिलाड़ी भी होते हैं, किसी में 6 खिलाड़ी भी होते हैं। यानी नाम एक है टीम, लेकिन उसके अंदर जो ग्रुप है, जो उसके अंदर लोग जो हैं वो एक से अधिक हैं। देखिए दूसरा आयोग है। जैसे कि शिक्षा आयोग हो गया, कोठारी आयोग हो गया, ये बहुत सारे आयोग हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। तो आयोग का नाम तो सिर्फ आयोग है, लेकिन उसके अंदर जो लोग होते हैं, आयोग के अंदर अध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष भी होगा, उसके अंदर कर्मचारी भी होंगे, कार्यकर्ता भी होंगे, तो सारे वो इस तरीके से। जैसे कि पुलिस है, नाम सिर्फ पुलिस का है, लेकिन पुलिस के अंदर बहुत सारे अधिकारी लेवल के आदमी होते हैं, और जो 4th ग्रेड के आदमी होते हैं, उससे नीचे भी होते हैं, वो सब होते हैं। जैसे सैनिक, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, ये सारे जो समूह होता है। यानी नाम तो एक है उसमें, लेकिन लोगों की संख्या बहुत सारी है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ने सबने पढ़ाई की होगी, तो कक्षा होता है। कक्षा में 60 छात्र छात्राएं भी हो सकती हैं, 50 छात्र छात्राएं भी हो सकती हैं, 40 छात्र छात्राएं भी हो सकती हैं। तो यानी कक्षा एक है, उसके अंदर जो लोगों की उपस्थिति है वो एक से ज़्यादा है, तो वहाँ होगी हमारी समूहवाचक संज्ञा। आखिरी संज्ञा हमारी भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाली जो संज्ञा होती है वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। यानी कुल मिलाकर फीलिंग, भाव का मतलब होता है फीलिंग, सिर्फ और सिर्फ हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, हम उस चीज़ को छू नहीं सकते। सिर्फ इसकी ये ट्रिक है, कोई भी शब्द आता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे कि यहाँ है क्रोध, जो क्रोध अगर हमें भी आता है तो हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते कि हाँ कि मेरे उंगली में गुस्सा आ रहा है, मैं उंगली को छू लूँ। तो जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उसको सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ये हमारी ट्रिक है। जैसे कि मिठास है, हमने कोई जलेबी खाई, कोई रसगुल्ला खाया, तो हम उसकी जो मिठास है उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम उसको मिठास को छू नहीं सकते।
जैसे कि यौवन है, यानी कोई जो आदमी है वो नवयुवक है, वो जवान हो रहा है, तो हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा को सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वहाँ हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है संज्ञा का। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी संज्ञा समझ में आ गई होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।